लास्ट क्लास में बेटा अपन ने जो है जो स्टार्ट किया था उसमें आपके बेसिक इक्वेशंस डिराइव करी थी, जिसमें आपके इक्विवेलेंट सर्किट जो था, इक्विवेलेंट सर्किट बनाया था अपन ने इसका इंडक्शन मशीन का। उसके अलावा आपकी जो बेसिक इक्वेशन थी ओमेगा एम थी, ओमेगा एम इज इक्वल टू 1 - s इंटू ओमेगा एस, आई आर इज इक्वल टू वी अपॉन आर एस प्लस आर आर डैश अपॉन एस प्लस जे एक्स प्लस एक्स आर डैश। इसके अलावा आपने तीन पावर की इक्वेशन देखी थी, पी जी, पी कॉपर और पी एम। और जो मेन इक्वेशन थी वो थी आपके डेवलप टॉर्क की। बेसिकली हमें स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करना है, तो आपको बेसिकली टॉर्क और स्पीड में रिलेशनशिप डेवलप करना है। तो टॉर्क का जो हमने टॉर्क का एक्सप्रेशन डेवलप किया था, टॉर्क इज इक्वल टू सी अपॉन ओमेगा एम एस वी स्क्वायर इंटू आर आर डैश अपॉन एस, आर एस प्लस आर आर डैश अपॉन एस का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स आर डैश का स्क्वायर। इसमें कई बार अपन ये जो आर एस यानी आपने जो ये आर एस वाली टर्म है, बेसिकली इसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं। अपन इसमें जो क्या करते हैं, इसमें जो स्टेटर वाले टर्म्स हैं, स्टेटर वाले टर्म्स को नेग्लेक्ट करके अपन इसमें कैरेक्टरिस्टिक डेवलप कर लेते हैं कई बार। तो यहाँ से आपको दो तीन चीजें क्लियर हो रही होगी। टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द वी स्क्वायर, यानी जो डेवलप टॉर्क है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज के स्क्वायर पे। तो एक रिलेशनशिप तो आपको वोल्टेज और टॉर्क में क्लियर है। दूसरा, अगर हम स्पीड की बात करें, तो स्पीड की जहां हम बात कर रहे हैं, तो एक ग्राफ तो अपन बनाते हैं स्पीड वर्सेस स्लिप के अंदर, स्लिप एस से भी अपन एक ग्राफ बनाते हैं। और दूसरा अपन टॉर्क वर्सेस ओमेगा ग्राफ बनाते हैं। दोनों की कैरेक्टरिस्टिक सेम होती है, यानी दोनों सेम ग्राफ हैं। अगर स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक बोले, स्पीड स्लिप कैरेक्टरिस्टिक बोले, तो यहाँ पर आपको स्लिप के केस में यहाँ पर अपन दो रीजन में इसको सॉल्व करते हैं। एक रीजन में हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पर अगर आप फर्स्ट टर्म में आर एस प्लस आर आर डैश अपॉन एस, इसमें अगर आर एस को नेग्लेक्ट करते हुए चलते हैं, तो यहाँ से एक टर्म बाहर आती है नीचे वाले एक्सप्रेशन से, एस स्क्वायर। एस स्क्वायर को जब आप ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द स्लिप आता है। यानी अगर लो स्लिप की जहां बात करते हैं, जहां पर हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, अगर इस टर्म को नेग्लेक्ट करते हैं, तो एक रीजन तो वो आता है जहां पर टॉर्क इज प्रोपोर्शनल स्लिप होता है, और एक रीजन वो होता है जहां पर टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्लिप होता है। उस बेसिस पे हम ग्राफ डेवलप करते हैं, और हमने ग्राफ डेवलप भी किया था। इसके अलावा हमने मैक्सिमम टॉर्क निकाला था। मैक्सिमम टॉर्क के लिए डी टी अपॉन डी एस को जीरो किया था, और वहां पर उस स्लिप की वैल्यू कैलकुलेट कर दी थी जहां पर टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम आया। उस मैक्सिमम टॉर्क का एक्सप्रेशन भी हमने डेवलप किया, और हमने ये बोला दिस इज द ब्रेक डाउन टॉर्क। ये ब्रेक डाउन टॉर्क है, इससे ज़्यादा जो है टॉर्क की वैल्यू आगे नहीं जाएगी। और करेक्टरिस्टिक डेवलप करी थी, स्पीड टॉर्क करेक्टरिस्टिक, जिसमें ये आप देख रहे होंगे, ये ग्राफ अपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि स्पीड और टॉर्क में आपने जो ग्राफ पढ़ा, यानी जब आपके टॉर्क जीरो है, यानी जब आपकी ओमेगा एम इज इक्वल टू ओमेगा एम एस है, यानी सिंक्रोनस स्पीड है, उस टाइम डेवलप टॉर्क जीरो है। धीरे धीरे आपके जब स्पीड को अगर आप ड्रॉप करते हैं, स्पीड आपके डाउन जाती है, तो आपके टॉर्क की वैल्यू बढ़ती जाती है। पर एक ब्रेकडाउन टॉर्क पर आकर आपके जो है इस रीजन तक तो आपके जो है ब्रेकडाउन टॉर्क तक स्पीड को बढ़ाने पर, थोड़ी स्पीड को घटाने पर टॉर्क बढ़ रहा है। उसके बाद आपके जो है ये जैसे जैसे आप स्पीड को फर्दर अगर इंक्रीज करते हो, अगर आप फर्दर स्पीड को तो डिक्रीज करते हो, तो टॉर्क की वैल्यू डिक्रीज होना चालू तो जाती सर है। आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। हाँ जी, इसको भी नहीं, तनेश को भी नहीं आ रही क्या आवाज? सर आ रही है सर। आपको आ रही है? यस सर। तो वो अपना नेटवर्क कनेक्शन चेक कर लो एक बार, क्योंकि एक को आ रही है एक को नहीं आ रही, इसका मतलब दिक्कत आपके एंड पे है। मेरे तो सिग्नल भी पूरा आ रहा है। हेलो, आ रही है आवाज आयुषी? एक बार अपना कनेक्शन चेक कर लो,
है ना। तो कहने का मतलब आपके ये स्पीड और करेक्टरिस्टिक हमने डेवलप करी है ना। तो इस करेक्टरिस्टिक के अलावा तो ये जो करेक्टरिस्टिक है, इस करेक्टरिस्टिक को आपने मशीन की बुक में पढ़ा भी होगा, है ना। और इस उसमें जब आपने पढ़ा था तो क्या किया होगा कि आपने टॉर्क का एक्सिस, जो स्पीड का एक्सिस है वो डाउन साइड में लिया होगा, एक्स एक्सिस पे लिया होगा, और स्पीड का ऊपर की तरफ लिया होगा। तो एक तो उसी, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो मैं आपको एक और इसमें कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा हूँ। मतलब सेम कैरेक्टरिस्टिक है पर डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है, डिफरेंट तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया है, जो आपने पढ़ा भी होगा। तो मैं जो आपकी बात कर रहा था, अगर टॉर्क की जहां तक बात कर रहे हैं, मैं आपको कह रहा था कि टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द एफ। स्टार्टिंग में जब अगर हम अ, आपके फर्स्ट टर्म को नेग्लेक्ट करते हैं, आरएस वाले टर्म को नेग्लेक्ट करते हैं, तो आपके जो टॉर्क वो प्रोपोर्शनल टू द एस आता है, तो उसको लो स्लिप रीजन बोलते हैं। जबकि अगर अगर आप उसको नेग्लेक्ट नहीं करते हैं तो उसको हाई स्लिप रीजन बोलते हैं। तो दो अ, तरह से टॉर्क स्लिप पर डिपेंड करता है। टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द एस एंड टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एस। उस बिहाफ पर जो ये कैरेक्टरिस्टिक है, जो भी जस्ट अपन ने पढ़ी है, वही कैरेक्टरिस्टिक है, सेम कैरेक्टरिस्टिक है। पर ये यहाँ पर जो टॉर्क है वो टॉर्क को वाई एक्सिस पे लिया है, और स्लिप बोल दें या स्पीड बोल दें, कैरेक्टरिस्टिक सेम आएगी। स्लिप या स्पीड अगर आप नोट करते हैं, तो अगर हम वाई एक्सिस पे लेते हैं तो स्टार्टिंग का जो रीजन है, ये कैरेक्टरिस्टिक जीरो से चालू नहीं है, थोड़ा सा अपवर्ड साइड में है। तो वहां से लेकर अगर आप बात करें तो स्टार्टिंग में तो आपके टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द स्लिप है। टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द स्लिप है कहाँ तक, अप टू द ब्रेकडाउन टॉर्क में। और उसके बाद आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वही सेम ग्राफ है जो अभी अपन ने ऊपर कल क्लास में डिस्कस किया, सेम ग्राफ है, सिर्फ इसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। कहने का मतलब आपके जो ग्राफ है स्पीड टॉर्क करेक्टरिस्टिक का अगर आता है, या टॉर्क स्लिप करेक्टरिस्टिक का आता है, दोनों सेम ग्राफ है। और उसको आपको स्टार्टिंग में लीनियर करेक्टरिस्टिक बनानी है, ब्रेकडाउन टॉर्क पर जाकर उसको आपको जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक तो अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। तो उसके बाद अपन नेक्स्ट उस पर चलें। तो नेक्स्ट जहां मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है यहाँ पर। तो ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आपके इसमें ग्रुप में डाल दूंगा। तो बात कर रहे थे अपन स्पीड और कैरेक्टरिस्टिक की, तो मैंने एक ग्राफ तो आपको बताया। अब बात करें अपने जो वोल्टेज पे डिपेंडेंट, अगर टॉर्क, अगर वोल्टेज को वेरी करते हैं तो स्पीड और कैरेक्टरिस्टिक में क्या चेंजेस आएंगे। दूसरा, अगर फ्रिक्वेंसी को चेंज करते हैं तो स्पीड और कैरेक्टरिस्टिक में क्या चेंज आएंगे। तो बेसिकली ये स्पीड कंट्रोल के पैरा उसमें आता है। अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया था कि जनरली हम जो ड्राइव में पढ़ते हैं वो स्टार्टिंग मेथड पढ़ते हैं, ब्रेकिंग मेथड पढ़ते हैं, और स्पीड कंट्रोल के मेथड पढ़ते हैं। तो अब आपके सिलेबस में स्टार्टिंग और ब्रेकिंग पोर्शन को तो स्किप कर दिया है कि अगर इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करना है तो उसके स्टार्टिंग मेथड कौन कौन से होते हैं। फिर भी आपको जो ये नोट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं उसमें स्टार्टिंग मेथड्स भी दे रखे हैं। स्टार्टिंग मेथड में क्या होता है कि स्टार्ट, डेल्टा स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, कई सारे ये स्टार्टर आपको अगर सिर्फ नाम के लिए भी अगर आप पढ़ते हैं, रिएक्टर स्टार्टर, सैचुरेबल रिएक्टर स्टार्टर, इन सब का एक ही एक कंसेप्ट है। इन सब में एक ही कंसेप्ट ये है कि आपको स्टार्टिंग में जो है करंट की वैल्यू को कम रखना है, और बाद में आप करंट को बढ़ा सकते हैं। तो इनमें जितने भी ये सब स्टार्टर हैं, स्टार, डेल्टा स्टार्टर से स्टार्ट करते हैं मोटर को, तो हमें करंट की वैल्यू को लो रखना है, तो हम वाइंडिंग को स्टार कनेक्शन में रखते हैं, है ना, ताकि करंट की वैल्यू आपके √3 से कम रहे, √3 से डाउन जाएगी। तो बेसिकली जब ये जितने भी सारे स्टार्टर हैं, इन सब स्टार्टर्स में आपके स्टार्टिंग वैल्यू को कम रखकर और रनिंग जब कंडीशन में आती है मोटर, तब हम जो करंट की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। तो मैं इस चीज़ को स्किप कर रहा हूँ। तो ये सारे स्टार्टिंग मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, ब्रेकिंग मेथड नहीं है। अब सीधा हम स्पीड कंट्रोल के मेथड हैं,
स्पीड कंट्रोल के जो मेथड है उसमें फर्स्ट जो मेथड आता है वो आपका आता है वोल्टेज, रिड्यूस वोल्टेज। आप अगर वोल्टेज को रिड्यूस करके भी एक मिनट, हाँ, हाँ, ये तो फर्स्ट जो मैं आपको बताने जा रहा था, फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है या स्पीड कंट्रोल का मेथड भी बोल रहे हैं, या आपके इसमें वोल्टेज का इफेक्ट किसी भी टर्म में आपके आता है कि अगर स्पीड और कैरेक्टरिस्टिक पर वोल्टेज का क्या इफेक्ट होगा, या आपके स्पीड कंट्रोल करने के लिए अगर आपको वोल्टेज को वेरी करना पड़े तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक में क्या चेंजेस आएगा, वो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज स्क्वायर, हमने जो इक्वेशन पढ़ी उसमें आपने एक्सप्रेशन पढ़ा था टॉर्क इज इक्वल टू वी स्क्वायर, है ना। तो टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल है, वी स्क्वायर के, वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। यानी अगर आप वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाते हैं, वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाएंगे टॉर्क बढ़ेगा, वोल्टेज की वैल्यू को घटाएंगे तो टॉर्क घटेगा। तो बाय रिड्यूसिंग stator voltage, speed of a high slip induction motor can be reduced by an amount which is sufficient for the speed control. Torque is proportional to the voltage square and current is proportional to the voltage. Therefore, as voltage is reduced to reduce speed for the same current, motor develop lower torque. तो कहने का मतलब अगर आप वोल्टेज को बढ़ाते हैं, यानी कि अगर हम कैरेक्टरिस्टिक को देखें, अगर हम वोल्टेज का इसके इफेक्ट देखते हैं, तो अगर आप वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो आपके स्पीड और कैरेक्टरिस्टिक यानी जो कर्व है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, और अगर आप वोल्टेज को घटाते हैं तो आपकी स्पीड और कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आपके नीचे की तरफ शिफ्ट होती चली जाएगी। यानी अगर आप यहाँ पर इसमें भी ग्राफ दे रखा है आपको, ये ग्राफ आप यहाँ देख रहे हैं, इसमें जो वोल्टेज है V इज ग्रेटर देन फ्रॉम द V डैश, यानी आपके अगर वोल्टेज को घटा रहे हैं तो स्पीड और कैरेक्टरिस्टिक आपके डाउनवर्ड शिफ्ट होती चली जाएगी, स्पीड और कैरेक्टरिस्टिक नीचे की तरफ शिफ्ट होती चली जाएगी। अगर आप वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो स्पीड और कैरेक्टरिस्टिक आपके ऊपर की तरफ शिफ्ट होती चली जाएगी। सिमिलरली मैं आपको एक और जो आपने बुक में पढ़ा होगा आपने, इसलिए मैं आपको कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि मशीन में बुक में आपने थोड़ा सा डिफरेंट टाइप में इसको पढ़ा है। डिफरेंट मीन रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। यस, तो आप यहाँ भी देख लें स्पीड, ये जो अपने इंडक्शन मोटर की टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक पड़ी है, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक को अगर आप वोल्टेज को यहाँ पर बढ़ा रहे हैं V1 V2 V3 अगर बात करें, अगर आपने वोल्टेज को इंक्रीज किया है यानी V1 सबसे ज़्यादा है, V2 से कम है, V3 से कम है, तो अगर वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक अपवर्ड की तरफ शिफ्ट हो रही है, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है, जबकि अगर आप वोल्टेज को घटा रहे हैं तो कैरेक्टरिस्टिक नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो this is the effect of voltage on the speed torque characteristic. So by varying the voltage, we can control the speed torque characteristic, or we can say that by varying the voltage, we can control the speed of induction motor. तो ये speed control का मेथड भी है, और आपने इसका इफेक्ट जो है वो कैरेक्टरिस्टिक पर भी आपने इसका इफेक्ट देखा। और ये क्यों आ रहा है, क्योंकि टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज स्क्वायर। आप उसी रिलेशनशिप को अगर आप देखते हैं तो उसी के प्रोपोर्शनली आपके जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कैरेक्टरिस्टिक में चेंज आ रहा है। क्लियर है ये आपको? यस सर। सर ये हमने 4 सेम में पढ़ रखी है सर। हाँ, ये पढ़ रखा है ना। यस सर, पढ़ रखी है सर। हाँ भाई, बेसिकली देखो इसमें अभी तक जो है 6 यूनिट की जहाँ बात कर रहे हैं, तो आपके ऐसा कोई एक नया टॉपिक आएगा, वो आएगा आपके वेक्टर कंट्रोल। बाकी मुझे लगता है कि आपने इंडक्शन मशीन जब आपने पढ़ी होगी तो ये सारे ग्राफ आपने पढ़ रखे होंगे, है ना। तो आप ऐसा नहीं है इन्हीं को रेफर करें, आप अगर आपने किसी पर्टिकुलर बुक को रेफर कर रखा है पहले से और आपको उसमें उसकी लैंग्वेज क्लियर है और आपको अच्छी समझ है तो आप वहां से ले लीजिए, ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना।
तो जो ग्राफ है वो तो वैसे ही रहेगा। अब वही बात देखो, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक अपन ने चेंज करने हैं। अब तो कुल मिला के क्या हो गया, अगर आपको स्पीड बढ़ानी है या घटानी है, तो आप अगर अप्लाइड वोल्टेज, अगर इंडक्शन मोटर पर जो अप्लाइड वोल्टेज है इसको चेंज करोगे, तो आपके मोटर की स्पीड आपके बढ़ेगी या घटेगी। अब इस अप्लाइड वोल्टेज को चेंज करने के भाई बेसिक तो क्या होगा कि आपको वोल्टेज चेंज करना है। अब उस वोल्टेज को चेंज करने के लिए आप कोई भी अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विच काम में लेते हैं, या आपके कोई भी आप मेथड काम में लेते हैं, तो वो आपके एक नया मेथड कहलाएगा। पर बेसिक क्या है कि आपको वोल्टेज रेगुलेट करना है। फॉर एग्जांपल, जहाँ तक मैं बात करूँ, आपने फैन लोड पढ़ा है ना, फैन अपने घरों में भी आपने फैन जो होता है ना, सीलिंग फैन जिसको बोले, या आपके टेबल फैन जो भी है, आपको अगर उस सीलिंग फैन के स्पीड को कंट्रोल करना है, स्पीड को कंट्रोल करना है, तो आप क्या करोगे, तो आपने उसका रेगुलेटर, जो पुराने रेगुलेटर आते थे और जो नए रेगुलेटर आ रहे हैं दोनों देखे ना। पुराने रेगुलेटर में अपन क्या करते थे कि उसमें रेजिस्टेंस को बढ़ाते या घटाते थे। बेसिकली हम क्या कर रहे थे, वोल्टेज ड्रॉप कर रहे थे, यानी लॉस कर रहे थे। जो पुराने फैन रेगुलेटर आते थे उसमें क्या करते थे कि आपके जो फैन होता था उसका जो रेगुलेटर होता था उसमें रेजिस्टेंस होते थे अलग अलग। आप जैसे जैसे वोल्टेज को ड्रॉप करोगे या तो आपकी स्पीड घट जाती थी, और वोल्टेज का ड्रॉप कम करोगे तो स्पीड आपकी बढ़ जाती थी। तो आपके उसमें 4-5 वो होते थे, उससे आप वोल्टेज को रेगुलेट करते थे। और बेसिकली उसमें लॉसेज ज़्यादा थे, क्योंकि आप बेसिकली क्या कर रहे थे, वोल्टेज को ड्रॉप करने के लिए रेजिस्टेंस में लॉस करवा रहे थे। अब उसके बाद आपके आ गए इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर, जो आपने घरों में आजकल जो यूज में लेते हैं, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर होते हैं। उसको एक नाम और है, सॉफ्ट स्टार्टिंग और बोलते हैं उसको, सॉफ्ट स्टार्टिंग। सॉफ्ट स्टार्टिंग या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी आप स्विच काम में लेते हैं, तो उसको सॉफ्ट स्टार्टिंग मेथड बोलते हैं। उसमें आप बहुत स्मूथली जो है, भाई उसमें तो आपके जो पुराने रेगुलेटर थे उसमें सिर्फ आपके पास 4 या 5 ऑप्शन थे, स्पीड को आप 5 लेवल तक बढ़ा सकते थे, घटा सकते थे। बट सॉफ्ट स्टार्टिंग में आप जो है स्मूथली जो है उसकी स्पीड को रेगुलेट कर सकते हो। तो उसमें भी क्या हो रहा है, उसमें आप क्या कर रहे हो भाई, आप ट्राइक स्विच लेते हैं, उसमें होता क्या है, या तो ट्राइक होता है डायोक होता है। तो उस ट्राइक या डाइक के थ्रू आप जो फायरिंग एंगल है, उस फायरिंग एंगल को कंट्रोल करके उस वोल्टेज को कंट्रोल कर रहे हो। और वोल्टेज को कंट्रोल करके आप इंडक्शन मोटर, यानी आपके सीलिंग फैन है वो क्या है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, वो इंडक्शन मोटर की स्पीड को आप कंट्रोल कर रहे हो। तो वो किसके थ्रू कर रहे हो, बेसिकली इज द मेथड क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि सीलिंग फैन के उसमें जो मेथड है वो स्पीड कंट्रोल का मेथड क्या है, तो जो मेथड है, मेथड इज बाय रिड्यूस वोल्टेज स्टार्टिंग या बाय कंट्रोलिंग द वोल्टेज ना। वोल्टेज कंट्रोल मेथड हम यूज में ले रहे हैं। बाय कंट्रोलिंग द वोल्टेज ऑफ द इंडक्शन मोटर वी कंट्रोल द स्पीड ऑफ द फैन और स्पीड ऑफ द इंडक्शन मोटर, स्पीड ऑफ द ड्राइव। क्लियर है आपको? यस। तो जैसे जैसे लोड बढ़ता है तो मतलब हम रेगुलेटर को सब चेंज करेंगे तो हमारा वोल्टेज का लेवल चेंज होता जाएगा, और इसी तरह से ये ग्राफ शो हो रहा है। लोड तो देखो, अभी शाफ्ट के हम अगर हम लोड हमारा सेम है ना, हम उस कंडीशन की बात कर रहे हैं। लोड अगर चेंज करोगे तो फिर तो अलग चीज हो गई है ना। डेफिनेटली अगर लोड आप चेंज करोगे तो आपके मोटर की स्पीड कम हो, मोटर की स्पीड डाउन जाएगी। पर हम उस टाइम अगर उस टाइम हम बात कर रहे हैं कि वोल्टेज को कांस्टेंट रख के अगर लोड को इंक्रीज कर रहे हो या लोड को डिक्रीज कर रहे हो, पर आपका और सब कंडीशन सेम है, सिर्फ आप वोल्टेज को कंट्रोल कर रहे हो, तो उस कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। फिर मतलब फैन का लोड जो है मतलब फैन पावर का जो है। लोड तो अगर आप देखोगे तो लोड तो सेम ही है ना फैन पे। इंडक्शन मोटर पे अगर ब्लेड की बात करें या उस पे वेट की बात करें, एक टाइम में मतलब लोड तो सेम ही है, स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। लोड तो आप इस तो चीज को फैन तो एक ही है, उसकी स्पीड हाँ जी। इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं, तो वोल्टेज का लेवल चेंज हो रहा है। हाँ, वोल्टेज का लेवल चेंज हो रहा है ना, तो वोल्टेज का लेवल चेंज होने से क्या हो रहा है, मोटर की स्पीड बढ़ रही है घट रही है। और मोटर की स्पीड या बढ़ रही है घट रही है, तो उस पर बेसिकली स्पीड बढ़ रही है तो हवा तेज ज्यादा आ रही है कम आ रही है। भाई अगर आप स्पीड बढ़ाने या घटाने का क्या मतलब समझते हो, कि उसकी जो शाफ्ट है वो ज्यादा रोटेट कर रही है या कम रोटेट कर रही है ना। भाई लोड तो उस चीज को बोलते हैं, जैसे अपन बात करें वॉशिंग मशीन में है ना, वॉशिंग मशीन में अगर आपने
5 कपड़े थे उसकी जगह 10 कपड़े डाल दिए तो आपका लोड बढ़ गया, है ना। पर अगर आपने 5 कपड़े ही हैं, एक बार आप वोल्टेज कम रखते हो, एक बार वोल्टेज ज्यादा रखते हो, यानी लोड आपके सेम है, वोल्टेज को बढ़ाओगे या घटाओगे तो वो वेरिएशन देख रहे हैं हम। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. है ना। चलिए, तो सर इसमें देखो, इसमें एक और टर्म आती है सॉफ्ट स्टार्टिंग, मैंने उसके बारे में आपको बताया। तो बेसिकली आपको वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए, है ना, अगर कंट्रोल बाय इस वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए आप एसी वोल्टेज कंट्रोलर भी यूज में ले सकते हैं। बेसिकली ये अगर सिंगल फेज की बात करें, जो ट्राइक कंट्रोलर होता है, सिंगल स्विच है, तो ट्राइक क्या होता है, आपके एंटी पैरेलल थायरिस्टर पेयर, है ना। अगर एंटी पैरेलल थायरिस्टर पेयर बात कर लें या ट्राइक कर लें, एक ही चीज है। तो अगर आप सिंगल फेज में यूज ले रहे हैं तो ट्राइक स्विच काम में ले सकते हैं, पर अगर आप 3 फेज में ले रहे हैं तो आप या तो 3 ट्राइक स्विच लगाएं या आप 3 एंटी पैरेलल स्विच लगाएं। तो ये जो कॉम्बिनेशन कहलाता है ये एसी वोल्टेज रेगुलेटर कहलाता है। तो आपके में अभी इसमें एक्सपेरिमेंट भी है ना। आपके अगर ड्राइव की, जहां अगर लैब की बात है, इलेक्ट्रिकल ड्राइव में आपके एक्सपेरिमेंट है ना, स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर यूजिंग द एसी वोल्टेज रेगुलेटर। तो ये एसी वोल्टेज रेगुलेटर ही है। का कंसेप्ट क्या है एसी वोल्टेज रेगुलेटर का, कि आपको वोल्टेज को कंट्रोल करना है। और अगर उसके सर्किट की बात करूं तो ये आपका सर्किट है। अगर आप इंडक्शन मोटर में बात करें तो ये 6 उसमें आपके, अगर आप पैनल भी देखेंगे लैब में तो उसमें क्या होगा कि 6 आपके ये आपके थायरिस्टर स्विचेज होंगे, है ना। 6 थायरिस्टर स्विचेस को आपको कॉम्बिनेशन में ऐसे बनाना है कि एंटी पैरेलल थायरिस्टर का एक कॉम्बिनेशन एक आपके इंडक्शन मोटर के फेज के साथ लगाओ, है ना। तो हर तीनों फेजेस में आपके 3 एंटी पैरेलल थायरिस्टर लगाएंगे और इनकी जो फायरिंग को कंट्रोल करके, तीनों की जो फायरिंग है उनको, फायरिंग के सीक्वेंस को हम कंट्रोल करके आपके 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड को हम कंट्रोल कर लेते हैं। तो इसको आप एक वर्ड और समझ लें, है ना। जो इस मेथड का नाम है स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर यूजिंग द एसी वोल्टेज रेगुलेटर, या स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर यूजिंग ट्राइक, या आप एक टर्म और हमने इसके लिए यूज में ली, स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर यूजिंग द सॉफ्ट मेथड। और सॉफ्ट स्टार्टिंग मेथड ऑफ, क्योंकि स्टार्टिंग मेथड इसलिए बोल दिया सॉफ्ट स्टार्टिंग, क्योंकि हम स्पीड को 0 से लेकर आपकी जो मैक्सिमम स्पीड है वहां तक ले जा सकते हैं अगर ट्राइक स्विच की बात करें। इसे सॉफ्ट स्टार्टिंग मेथड भी कहलाता है ये। उसके बाद हम बात कर रहे हैं दूसरे आपके मेथड पे आ रहे हैं, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, इफेक्ट ऑफ अप्लाइड फ्रीक्वेंसी। क्लियर है आपको ये पहला वाला? तो यस सर। तो अब जहां तक हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, अगर हम फ्रीक्वेंसी पे चलते हैं तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर की जहां बात कर रहे हैं, आपको ये दिख रहा होगा इसमें, हमें पता है कि स्टेटर का जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होता है V, V इज इक्वल टू E1, इसका जो वैल्यू होती है √2π kWnph f इंटू फाई आर, है ना। ये आपने एक्सप्रेशन बेसिकली आपका ये आपने ट्रांसफॉर्मर भी एक एक्सप्रेशन पढ़ा होगा कि इंड्यूस वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है। तो ट्रांसफॉर्मर और इंडक्शन मोटर सेम आपके सेम प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। तो इंडक्शन मोटर के केस में आपने इंड्यूस वोल्टेज का जो इंड्यूस वोल्टेज है उसका जो एक्सप्रेशन आपने पढ़ा होगा, वो पढ़ा होगा, है ना, 4.44 kWnph, है ना। तो वही एक्सप्रेशन यहाँ मैं आपको बताना यस चाह सर। रहा हूँ। तो इंड्यूस वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है, V इज इक्वल टू E1 या इज इक्वल टू √2π kWnph f इंटू फाई आर। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अगर फाई आर की मैं बात करूँ, फाई आर यानी फ्लक्स की वैल्यू की बात करता हूँ, तो फाई आर इज इक्वल टू 1 अपॉन, इसको एक्सप्रेशन को सोल्व करोगे तो 4.44 kWnph इंटू वी अपॉन एफ, इंटू वी अपॉन एफ। यानी जो फ्लक्स है, फ्लक्स इज डिपेंडेंट, flux is inversely proportional to the frequency and flux is flux is proportional to the voltage। पर अगर हमें फ्लक्स को कांस्टेंट रखना है, अगर हमें
फ्लक्स को कांस्टेंट रखना है तो हमें V/F का जो रेशियो है उसको हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा। V/F का जो रेशियो है इट शुड बी कांस्टेंट फॉर द कांस्टेंट फ्लक्स। अब हम बात कर रहे हैं देखो इस ओमेगा एम की, है ना। ओमेगा एम क्या होता है, ओमेगा एम एस इंटू 1 - s, और ओमेगा एम एस क्या होता है 120f/p, है ना। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं स्पीड की तो ओमेगा एम इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, ओमेगा एम इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। तो synchronous speed, therefore motor speed can be controlled by varying the supply frequency. Voltage induced in stator is proportional to the product of supply frequency and air gap flux. जबकि आपके जो वोल्टेज, दो चीज में बता रहा हूँ कि आपकी स्पीड तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है ना। ओमेगा एम एस सिंक्रोनस स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, और इसके अलावा जो वोल्टेज इंड्यूस्ड है, इंड्यूस्ड वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी एंड फ्लक्स, प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी एंड फ्लक्स। अब आप देखो इसमें अगर स्पीड को कंट्रोल करने के लिए अगर आप फ्लक्स फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हो, अगर आपने स्पीड को कंट्रोल करने के लिए फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो सेम टाइम पर वहां पर आपकी वोल्टेज भी बढ़ेगा। तो आपको फ्लक्स को भी देखना पड़ेगा कि फ्लक्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो वोल्टेज इंड्यूस इन स्टेटर इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी एंड एयर गैप फ्लक्स। टर्मिनल वोल्टेज cannot be considered proportional to the product of frequency and terminal voltage cannot be considered proportional to the product of frequency and flux. So any reduction in supply frequency without a change in the terminal voltage occurs an increase in the air gap flux. तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आप फ्रिक्वेंसी को ऐसे नहीं बढ़ा सकते कि आपने जितना मर्जी बढ़े उतना बढ़ा लिया, क्योंकि अगर आपने कोई भी आपने रिडक्शन किया है फ्रीक्वेंसी में विदाउट ए चेंज इन द टर्मिनल वोल्टेज एंड इंक्रीज इन द एयर गैप फ्लक्स, तो आपने क्या किया, सबसे पहले अपन दो केस कंसीडर कर रहे हैं। एक तो आप अगर फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करते हो, दूसरा आप अगर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हो। दोनों केस को अलग अलग अपन डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस किया है विदाउट चेंज इन द टर्मिनल वोल्टेज, तो क्या होगा, अगर आपने, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, अगर आपने इस वोल्टेज को तो नहीं छेड़ा पर आपने फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज किया तो आपके यहाँ फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो an increase in the air gap flux. Induction motor are designed to operate at the knee point of the magnetization characteristic to make full use of the magnetic material. Therefore, the increase in flux will saturate the motor. This will increase the magnetizing current, restore the line current, and voltage increases the losses. कहने का मतलब आपने अगर फ्लक्स को, आपने सप्लाई फ्रीक्वेंसी को आपने रिड्यूस किया विदाउट चेंज इन द वोल्टेज, तो आपके क्या होगा कि एयर गैप फ्लक्स है वो इंक्रीज होगा, और एयर गैप फ्लक्स को हम इंक्रीज नहीं कर सकते बाय द, आप इसका ये समझ लें कि इसकी डिजाइन पैरामीटर मान लें आपके एयर गैप फ्लक्स को आप, क्योंकि हम जो है मैग्नेटाइजेशन कर्व आपने पढ़ा होगा तो मैक्सिमम यूज ऑलरेडी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब आप एयर गैप फ्लक्स को इंक्रीज नहीं कर सकते, तो आप फ्रिक्वेंसी को जो है फ्रिक्वेंसी में आप ज़्यादा ड्रॉप नहीं कर सकते, फ्रिक्वेंसी को ज़्यादा डिक्रीज नहीं कर सकते। तो डिक्रीज इन फ्लक्स, अब दूसरी बात करें, ये तो हो गई इंक्रीज इन फ्लक्स की बात, यानी आपने सप्लाई फ्रिक्वेंसी को ड्रॉप किया, उसके वजह से आपके अगर फ्लक्स में इंक्रीज हुआ तो वो हम कर नहीं सकते। दूसरी चीज डिक्रीज इन फ्लक्स, यानी अगर आपने फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज किया और आपने फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करने की वजह से आपने वोल्टेज को नहीं छेड़ा, उस टाइम फ्रिक्वेंसी को आपने इंक्रीज कर रहे हो तो आपके जो फ्लक्स है वो डिक्रीज हो रहा है। तो फ्लक्स, डिक्रीज इन फ्लक्स इज ऑल्सो अवॉइडेड टू रिटेन टॉर्क कैपेबिलिटी ऑफ द मोटर, यानी आपको ज़्यादा आप फ्लक्स में रिडक्शन भी नहीं कर सकते, ज़्यादा आप फ्लक्स को इंक्रीज भी नहीं कर सकते। तो बेसिकली हमें या तो वोल्टेज को भी साथ में रेगुलेट करना पड़ेगा, V/F को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तब तो आप फ्रिक्वेंसी में बहुत ज़्यादा चेंज या फ्रिक्वेंसी में बहुत मतलब फ्रिक्वेंसी को लो या ज़्यादा कर सकते हो, मतलब उसमें सस्टेनेबल चेंज आप ला सकते हो। पर अगर आपने V/F के वैल्यू को कांस्टेंट नहीं रखा है तो आप इन दोनों ही पैरामीटर में चेंज नहीं कर सकते,
क्योंकि V या आपके फ्रिक्वेंसी के चेंज करने की वजह से वहां पे फ्लक्स भी इफेक्ट हो रहा है। तो वेरिएबल फ्रिक्वेंसी कंट्रोल बिलो द रेटेड फ्रिक्वेंसी इज variable frequency control below the rated frequency is generally carried out at the rated air gap flux by varying the terminal voltage so as to maintain V by F ratio constant। तो कहने का मतलब आपको V by F का रेशियो कांस्टेंट रखना है। एक तो आपके यहाँ पे देखो दो आपके मैंने अभी इसमें आ रहे हैं, तो आपके अप्लाइड फ्रीक्वेंसी को अगर आप चेंज कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो या घटा रहे हो, पर वो कहने का मतलब आप उस फ्रीक्वेंसी को बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको बहुत ज़्यादा चेंज करना है फ्रीक्वेंसी में तो आपको फिर V बाई एफ का रेशियो कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर बेसिकली दो मेथड हो जाते हैं, एक मेथड तो है फ्रीक्वेंसी में चेंज करना और दूसरा है V बाई एफ का रेशियो कांस्टेंट रखते हुए चेंज करना। तो वो आपने आपके सिलेबस में भी अगर आपने देखा होगा तो बेसिकली दो मेथड दे रखे हैं। तो आपके अगर मैं सिलेबस की भी जहाँ बात करूँ तो सिलेबस में भी आपने देखो एक तो अप्लाइड वोल्टेज, एक अप्लाइड फ्रीक्वेंसी और दूसरा है अप्लाइड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। तो ये दोनों को साथ में देने का मीनिंग यही है कि आप अगर V बाई एफ के रेशियो को कांस्टेंट रखते हुए अगर चेंजेस करते हो तो उस चीज को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है आपको ये चीज? हेलो। यस सर। तो चलो बेटा आज तो टाइम हो गया इसका, तो ये चीज आप समझ लो कि इसमें अपन ने दो मतलब तीन कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं। फर्स्ट अपन ने वोल्टेज वाली पढ़ी, वो आपको क्लियर है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक अपन फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तो ग्राफ में क्या चेंजेस आएंगे वो अपने को डिस्कस कर रहे हैं। और तीसरा अगर V बाई एफ को रेशियो को कांस्टेंट रखते हुए अगर हम चेंज कर रहे हैं तो वो क्या चेंजेस आएंगे वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक में चलो आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे ये वोल्टेज की आपने कैरेक्टरिस्टिक देखी, उसके बाद ये आप अगर कर्व देखोगे तो ये टॉर्क वर्सेस फ्रीक्वेंसी है। यानी अगर आप टॉर्क कर्व को देखोगे तो आपने अगर फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस किया है तो आपके जो कर्व है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा, है ना। और क्योंकि और तीसरी जो कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको बता रहा था, है ना, वो है आपके V बाई एफ को कांस्टेंट रखते हुए। तो वो अपन दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक कल दोबारा डिस्कस करेंगे। क्लियर है? Yes. चलो ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं आपके दो कैरेक्टरिस्टिक। ये अभी मैं आपको शेयर कर दूंगा, है ना। अगर आपको इसमें समझ में आता है तो इससे कर लें, और जो भी स्टडी मटेरियल है मैं आपको शेयर कर दूँ। सर ये मतलब इसमें से कर लें या फिर वो जो आपने पहले स्लिप आप बताई थी सर जहाँ से उससे कर आप लेते हैं? करना चाहें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उससे कर लें, आप किसी और बुक से कर लें, आपको समझ में आना चाहिए भाई। चीज सब में सेम होती यस सर। है ना, कोई अलग नहीं होता, है ना। रिप्रेजेंटेशन अलग हो सकता है पर जो कंसेप्ट है वो तो सेम ही रहेगा। कहीं से भी करें आप, कोई दिक्कत नहीं है आपको। कोई और आपने मशीन की बुक पहले से रेफर कर रखी है तो उससे कर लें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर। ठीक है। चलो ठीक है।